नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। धरती से सोना उगाने का मादा रखता है किसान और पूरे साल भर कड़ी मेहनत करके दाना उगाता है किसान। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे राज्य के जिन किसानों ने मूंग और उड़द की बुआई समय से कर दी थी, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इस अवस्था पर खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई का उचित प्रबंधन तो करना ही है। साथ ही फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट रोगों का भी समय रहते नियंत्रण करना चाहिए, तभी फसल की बढ़वार अच्छी होगी और आगे चलकर फसल से अधिक उपज मिलेगी। तो इस समय मूंग और उड़द की फसल में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी के डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। जो किसान भाई अभी गर्मा उड़द या गर्मा मूंग लगा चुके हैं, उनकी कैसी देखभाल की जाए इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें प्रयास करेंगे कि आप समय समय पर सिंचाई दें और जिससे कि पौधे को जरूरत के हिसाब से सिंचाई प्राप्त होते रहे। खरपतवार नियंत्रण। पहली सिंचाई करने के बाद निकाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। आवश्यकता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। और जो शुरुआती दौर में लगा रहे हैं उसमें खरपतवार न निकले, इसके लिए आप जो है बुआई के 20 से 25 दिन पर ये दवा छिड़काव की जाती है। तो इस सावधानी को रखते हुए अगर आप कर लिए हैं तो ठीक है, अन्यथा आप 20 से 25 दिन पर निकाई गुड़ाई इसकी ज़रूर करेंगे। निकाई गुड़ाई करके आप उसमें से खरपतवार को हटाने की कोशिश करेंगे, पहला निकाई गुड़ाई, और दूसरा लगभग 35 से लेकर के 40 दिन पर निकाई गुड़ाई करके खरपतवार को निकालेंगे। और इसमें समय समय पर सिंचाई देते चलेंगे। और इस मूंग और उड़द में कुछ कीड़े और बीमारियां लगती हैं, जैसे चित्तीदार फलीभेदक कीड़ा, इल्ली या थ्रिप्स, रस चूसने वाले, और भुआ पिल्लू भी आते हैं। और इन सब को रोकथाम के लिए आप प्रयास करें कि अपने जो खेत है उसमें पहले तो येलो स्टिकर, जो पीला है येलो स्टिकर, उसमें स्टिकी गोंद लगा रहता है, इसको लगा देना चाहिए, जिससे जितने सकिंग पेस्ट है, कीड़ा रस चूसने वाले हैं, उनको जा कर के उसमें चिपक जाते हैं। और यह येलो स्टिकर लगभग आपको 25 से 30 स्टिकर जो है A4 साइज का 2 टुकड़े में काट लेंगे। तो इस टुकड़े को जो है आप जो है खेत में लगाएंगे, तो ज़मीन पर जहाँ पे पौध है उसी के पास में लगाएंगे, जिससे वहाँ पर सारे कीड़े वो चिपकते चले जाएंगे। पहला चीज़। और दूसरा कोशिश करेंगे आप उसमें नीम तेल का प्रयास करेंगे। नीम तेल आप 1 लीटर पानी में 5 ml घोल बना करके छिड़काव करेंगे, इससे वहाँ पर अन्य कीड़े जो हैं वो भी आपके नष्ट हो जाएंगे। और ज़रूरत पड़ा तो आप वहाँ पे 10 पर्णी का भी यूज कर सकते हैं। 10 पर्णी मतलब 10 तरह के पत्ते जो जानवर नहीं खाते हैं, तो उन तरह के पत्तों को आप कलेक्ट करके 1 हिस्सा और 2 हिस्सा जानवर का मूत्र कलेक्ट कर लें और उसको 10 दिन तक सड़ा करके छान करके 1 हिस्सा आपका ये घोल दवा रहेगा और 10 हिस्सा आपका पानी रहेगा, घोल बना के छिड़काव करेंगे। तो ये ऑर्गेनिक माध्यम से आपका पौध तैयार होगा और उसमें कोई कीटनाशक का यूज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप वहाँ चाहते हैं कि हमें ज़रूरत के हिसाब से हमें दवा का भी प्रयोग करें, तो जैसे मोज़ेक आ जाता है, मोज़ेक पौधा जो है उसमें पीलापन होने लगता है और धब्बा पड़ने लगता है। इसके लिए आप दवा लेकर के मेटासिस्टाक्स 1 ml प्रति लीटर की दर से या ट्राइक्लोर ये 5 ml प्रति लीटर की दर से उसका छिड़काव करें, जिससे आपका ये मोज़ेक वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। दूसरा होता है भुआ पिल्लू। कभी कभी आपके फसलों पर भुआ पिल्लू भी आ जाते हैं, तो उसमें उसकी हरियालीपन जो है चाट लेते हैं, तो पत्ता जाली जैसा दिखाई देता है, भूरापन लगने लगता है। तो वहाँ पर आप जो है 1 लीटर पानी में आपको 3 से 4 ml घोल बना करके छिड़काव करेंगे।
इस तरह से आपकी ये भुआ पिल्लू भी नियंत्रित हो जाएगा, मोज़ेक भी नियंत्रित हो जाएगा। कभी कभी अंगमारी बीमारी जालीदार लगता है, ये नीले भूरे रंग के बदल जाता है, इसके लिए आपको इंडोफिलम 45 या कार्बेंडाजिम का यूज करके आप 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना करके इसका छिड़काव कर देंगे। और यहाँ पर जो भी उर्वरक है आपने शुरू में ही दे चुके हैं, तो यहाँ टॉप ड्रेसिंग देने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से अपने खेतों में आप जो है अधिक से अधिक उड़द और मूंग गर्मा प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको अतिरिक्त लाभ होगा और ज़मीन को भी आपको लगभग 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन आपका स्थिरीकरण होगा, जिससे आपकी ज़मीन को भी लाभ हुआ, आपको भी लाभ हुआ, जानवरों को चारा भी मिला। जायद मौसम में प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने तरबूज की खेती की है, तो इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के साथ फसल सुरक्षा के उपायों को करना बेहद जरूरी है। तो आप तरबूज की फसल में इन कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक विषय विशेषज्ञ प्रवीण बर्डे से। किसान भाइयों, आज हम तरबूज में खरपतवार नियंत्रण की चर्चा करना चाहेंगे। खरपतवार नियंत्रण मतलब कि निंदाई गुड़ाई जो फसल है इसमें कैसे की जाए जिससे कि अधिक उत्पादन प्राप्त हो जाए। किसान भाइयों, इसके लिए आप खुरपी की सहायता से 2 से 3 बार निंदाई गुड़ाई करें, जिससे कि जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाए। किसान भाइयों, इसके बाद में आता है सिंचाई। सिंचाई भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। किसान भाइयों, ग्रीष्म ऋतु की फसल होने के कारण एवं बलुई दोमट मृदा में इसे उगाने के कारण कम अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। 3 से 4 दिन के अंतर पर कर सकते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि इसमें अधिकतर तरबूज को नदी के किनारे पे लगाया जाता है, तो इसमें आप प्रारंभिक अवस्था में इसे सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, तथा यदि आप नदी किनारे इसे लगाते हैं तो इसमें फिर बाद में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, इसके बाद में आता है बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जिसे खाद उर्वरक के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, तरबूज की फसल में बहुत ही अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, शेष बची यूरिया की मात्रा को 20 से 25 दिनों पर और फसल में फूल बनने की अवस्था से पहले परिवेशन के रूप में देना चाहिए। और तरबूज फसल की वृद्धि के लिए क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए, आइए किसान भाइयों जानते हैं। जो फसल की कम वृद्धि होती है, कम वृद्धि के लिए आप 19-19 जो NPK है, इसे आप 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर यदि छिड़काव करते हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। तरबूज की फसल में कम फूल आते हैं, जिससे कि फलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए आप जिब्रेलिक एसिड 2 से 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि छिड़काव करते हैं तो आपको भरपूर पैदावार मिलती है। किसान भाइयों, तरबूज की फसल को बहुत सारे कीट और रोग नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी वजह से किसानों को भारी हानि का सामना करना पड़ता है। तो कैसे करें इन कीट और रोगों का नियंत्रण, उचित सुझाव के लिए मिलते हैं। कीटों में है कद्दू का लाल कीड़ा, बीटल एवं भ्रग पत्तियों का रस चूसते हैं तथा इसमें छेद बनाकर इसे खाते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए आप मेलाथियान या प्रोफेनोफास दवा छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद में दूसरा कीट है फल मक्खी। ये फल मक्खी एक बहुत ही घातक कीड़ा है जो कि तरबूज की फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसमें जो फूल आते हैं इसके ऊपर फल मक्खी अपने अंडे देती है और जो बाद में इसके मैगट फल में पहुंच के फल को सड़ा देते हैं। किसान भाइयों, इसका एक बहुत ही कारगर उपाय है कि जिससे कि आप दवा के जो रासायनिक प्रभाव से भी बच सकते हैं और इसका प्रभावी नियंत्रण भी हो सकता है। किसान भाइयों, आप इसके लिए आप जो फसल है इसमें आप कुछ मिट्टी के पात्रों में गुड़ की चाशनी रख दें और साथ में इसमें मेलाथियान या नुआन दवा को इसमें कुछ 2-4 ग्राम डाल दे। तो इसमें क्या होगा कि जो इसके जो फल मक्खी है इसमें इसका रस
इसमें आएगी और दवा को खाएगी, जिस कारण मर भी जाएगी और कुछ इसमें चिपक जाएगी। रोगों में आता है किसान भाई मोजेक एक बहुत ही खतरनाक वायरस होता है जो कि फसल में एक बार लग जाता है तो जिससे फसल पूरी चौपट हो जाती है। कि जो पौधे पीले पड़ने लगते हैं उसे आप उखाड़ के फेंक दें, जिससे कि रोग अन्य पौधों में ना फैले। प्रोफेनोफास 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से यदि छिड़काव करते हैं तो नियंत्रण हो जाता है, जिससे कि मोजेक वायरस फैलने से बच जाता है। इसके बाद में आता है किसान भाइयों पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे कि आप चूर्णी लासिता भी बोलते हैं। इसके कारण पत्तियों के ऊपर सफ़ेद रंग का पाउडर जैसे जम जाता है, जिसके कारण पत्तियां बाद में पीली पड़ के और सूखने लगती है। इसके नियंत्रण के लिए आप मैनकोजेब या कार्बेंडाजिम का 0.1% के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन्हीं सभी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं। धन्यवाद। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गर्मा सूरजमुखी की बुआई समय पर की थी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में रोग व कीटों का प्रकोप अधिक होता है, जो कि इसके उत्पादन में 30 से 40% तक की कमी कर देते हैं। साथ ही सही समय पर सिंचाई नहीं करने से फसल में तेल की मात्रा भी घट जाती है। इसलिए समय रहते इन सभी कार्यों को करना बेहद जरूरी है। तो इन सभी प्रबंधनों को कब और किस तरह से करना है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं तिरहुत कृषि महाविद्यालय ठोली, जिला मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम भारती। सर्वप्रथम किसान बंधु जो भी वसंतकालीन सूरजमुखी की खेती किए हैं, उन्हें अपने खेतों में बचे हुए नाइट्रोजन का आधे मात्रे का उपरिवेशन दो भागों में अवश्य करना चाहिए। प्रथम सिंचाई कली बनने के या मिट्टी चढ़ाने के 2 से 3 दिनों के बाद प्रथम सिंचाई अवश्य कर दें और उसके उपरांत। सूरजमुखी की फसल अति संवेदनशील होती है, इसलिए खुरपी की सहायता से समय समय पर खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। साथ ही निराई गुड़ाई करते समय पौधों के पास मिट्टी चढ़ा दें। इससे पौधों को सहारा मिलता है और पौधे तेज हवा एवं बारिश के प्रभाव से बचे रहते हैं। और आइए अब चर्चा करते हैं सूरजमुखी की खड़ी फसल में उर्वरक प्रबंधन पर। बचे हुए नाइट्रोजन का उपरिवेशन संकर किस्म के लिए 20 किलोग्राम और संकुल किस्म के लिए 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से अवश्य करनी चाहिए। किसान बंधु दूसरी सिंचाई फूल लगने के समय में अवश्य करें। किसान बंधु बछनी का कार्य अवश्य करें। जहां भी अवांछित पौधे हैं उसे हटा ले, एक स्थान पर एक स्वस्थ पौधे को ही रहने दें। खरपतवार नियंत्रण हेतु किसान भाई जनवरी प्रायः तेलहनी फसल में अवांछित पौधों को 35 से 40 दिनों के अंदर में हटा देनी चाहिए और बचे हुए जो भी खरपतवार हैं उन्हें 2 बार खुरपी से या व्हील हो से निकाई गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए। जो किसान बंधु त्रिणनाशी खरपतवार नाशक का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं अंकुरण से पूर्व, उन्हें 15 से 20 दिनों के बाद क्विजिलोफॉप-इथाइल 37.5 ग्राम सक्रिय तत्व 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर सक्रिय पत्ती के खरपतवारों के निवारण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, कभी कभी अधिक बारिश के चलते खेतों में जल भराव की समस्या हो जाती है। ऐसे में किसानों को शीघ्र ही खेत से जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि अधिक समय तक जल भराव होने पर सूरजमुखी फसल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। फसल में इस समय कुछ हानिकारक कीटों जैसे रस चूसक कीटों में माहू, जैसिड आदि का प्रकोप होता है, जो कि पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। तो किसान भाई, इन कीटों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। जो भी किसान बंधु के खेत में अगर कीट का प्रकोप हो तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्लोरोपाइरोफॉस 2.5 ml पर लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव अवश्य करना चाहिए।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धनौरा, जिला भागलपुर के कृषक कुलदीप सिंह ने। यह गाय की उन्नतशील नस्लों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कुलदीप सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। एक काफ़ी लाभकारी व्यवसाय है। गाय पालन में हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। जब श्वेत क्रांति की बात आई तो हम लोगों ने 2 जर्मप्लाज्म बाहर से मंगाया, जर्सी और हॉस्टिन फ्रीजियन। आप अगर ज़्यादा दूध उत्पादन की लागत से आप पालना चाहते हैं तो बिल्कुल ये जर्सी और हॉस्टिन फ्रीजियन नस्ल की गायें आप पाल सकते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप ये जानते हैं कि हमारे देश में 4 ऐसी देसी गायों की नस्लें हैं जो किसी भी मामले में इनसे ख़राब नहीं हैं। रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, थरपारकर, ये हमारी 4 ऐसी देसी नस्लें हैं गायों की जिनको आज के समय में बढ़ावा देने की बात है। वर्तमान समय में आप लोग देखते होंगे कि आजकल A1 और A2 मिल्क प्रोटीन की बात हो रही है। तो ये जो हमारी 4 देसी नस्ल की गायें हैं वो बशर्ते थोड़ी हॉस्टिन फ्रीजियन या फिर जर्सी की अपेक्षा कम दूध देती हैं, लेकिन ये इनके दूध का दाम इनकी अपेक्षा काफ़ी महंगा है। आप ये देख रहे होंगे। तो आप कोशिश करें कि साहिवाल, रेड सिंधी, गिर का पालन बहुत ही सफलतापूर्वक आप कर सकते हैं। दूसरी जो इनमें जो सामान्यतः हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो हमारी गाय हैं, ये गाय इनमें जो वातावरण के प्रति सहन की क्षमता है, एडवर्स कंडीशन, जो हमारा विपरीत परिस्थिति है, जो हमारा तापमान में वेरिएशन है, वायुमंडल में जो वेरिएशन है, उसमें इनको सहने की क्षमता हमारे हॉस्टिन फ्रीजियन और जर्सी की अपेक्षा अधिक है। तो समय है कि हम अपने इन 3 देसी नस्ली गायों का चयन करें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है गायों की खरीदारी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको ये देखना है कि जब आप गाय की खरीदारी करते हैं तो ये जरूर देखें कि गाय ट्रू टू ब्रीड हो, यानी कि हम जिस नस्ल की गाय खरीदना चाहते हैं वो गाय वही होनी चाहिए। एक अच्छे डेयरी व्यवसाय की मजबूत नींव अच्छे किस्म के पशुओं पर ही रखी जा सकती है। दुधारू पशुओं को हमेशा अच्छे स्रोत से खरीदना चाहिए। पशु उच्च उत्पादन क्षमता वाले होने चाहिए। खरीद व फरोख्त करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति को आप अपने साथ ले लें तो अच्छा रहेगा। दुधारू पशु उन्नत पशुपालक या किसी सरकारी संस्थान से ही खरीदने चाहिए। किसी अनुभवी चिकित्सक से स्वास्थ्य एवं प्रजनन अंगों की जाँच अवश्य करा लें। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप किसी ज्ञात स्रोत से गाय को खरीदें, जहां गाय पालन के सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जैसे सरकारी संस्थान है, NDI करनाल है, और जो हमारा गुजरात के कुछ इलाके हैं, हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाके हैं जहां रेड सिंधी, साहिवाल और गिर का जो एक वास्तविक होम ट्रैक्ट है, वहाँ की जगह को आप प्रेफरेंस दें। तीसरा, गाय खरीदते वक्त आप ये ध्यान दें कि गाय की चमड़ी जो है बिल्कुल चमकीली होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए। ये एक दुधारू गाय के और स्वस्थ गाय का ये बहुत ही प्रमाणिक लक्षण है। तीसरा कि गाय का पाँव बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और उसकी जो दूध की नली है, जिसको हम लोग मिल्क वेन कहते हैं, वो चौड़ा होना चाहिए। गाय की आँखें बिल्कुल चमकीली होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से इन बातों को ध्यान रखेंगे तो एक अच्छी नस्ल की गाय और एक स्वस्थ गाय खरीद सकते हैं। गायों के बारे में हमें ध्यान देना है कि हमारे किसान 3-4 बहुत छोटी छोटी गलती करते हैं जिससे गौ पालन में उनको बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। जैसे कि वैक्सीनेशन FMD का हो, HSBQ का हो, ब्रुसेल्ला का हो। ये गाय पालन की बात करते हैं तो आप निश्चित रूप से 4 वैक्सीनेशन ब्रुसेलोसिस के अगेंस्ट, जब आपकी बाछी 6 से 8 माह की हो, निश्चित रूप से आप ब्रुसेलोसिस का टीका अवश्य अपने बाछियों को दिलवा दें। उसके उपरांत पर साल में 2 बार पूरा मुंहपका रोग के विरुद्ध आप टीका करवा दें और प्रत्येक वर्ष HS और BQ, गलघोटू और लंगड़ी बीमारी के विरुद्ध आप गायों का टीकाकरण करवा दें। पशुओं का संतुलित आहार प्रबंधन। पशुओं के संतुलित आहार का समुचित प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने पर पशु कमजोर हो जाते हैं। इसलिए दुधारू पशुओं को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार देना चाहिए, जिसको आप अपने स्तर पर बनाकर पशुओं को खिला सकते हैं।
जो हमारे किसान सबसे गलत करते हैं, जो हमारे गायों को खाने का ध्यान नहीं देते हैं। तो आप औसतन जो एक थंब रूल है उसके हिसाब से एक गाय को सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक दिन 14 से 20 किलो हरा चारा, 2 किलो दाना और 5 से 7 किलो भूसे की आवश्यकता है। एक गलती जो हमारे किसान करते हैं कि दाना का जो आप मिश्रण बनाते हैं, 2 किलो दाना हमें देना है, तो इस दाने को सिर्फ एक क्रॉप से, एक दाने से ना दें, 2 किलो मक्का का भी ना दें, 2 किलो गेहूं का भी ना दें। आप कोशिश करें कि उसमें मक्का, उसमें थोड़ी गेहूं, थोड़ी चावल की कुन्नी, थोड़ी सरसों की खल्ली, लिनसीड की खल्ली और खनिज मिश्रण, ये सारे चीज़ों को मिलाकर ही पशु का खाना बनाएं। तब आप देखेंगे कि आपकी गाय स्वस्थ रहेंगी और सारे चीज़ों से दूर रहेंगी। इसके उपरांत प्रत्येक 3 किलो दूध पर 1 किलो अन्न, जो हमारा दाना है, उसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो आप लंबी अवधि तक देखेंगे कि आपकी गायों में कोई परेशानी नहीं है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के अनुसार फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फलन अवस्था पर आम के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने के लाभ एवं उपयोगिता। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।